Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. This is chemistry course Chem 5134 X-ray diffraction techniques, and this is lecture 1.7. The key concepts of today's lecture are crystals, ideal crystals, polycrystal, single crystal, crystal lattice, space lattice, crystallization, nucleation, precipitation, steps in crystallization process, factors affecting crystallization, lattice points, lattice parameters, unit cell, characteristics of unit cell or shape of unit cell, types of unit cells, asymmetric unit, symmetry operations, Brevis lattice, crystal system or classes. We are going to explain all these basic concepts one by one. First of all, we will see that what is ideal crystal. अगर हम सादा अल्फाज में कहें तो आइडियल क्रिस्टल एक ऐसा सिंगल क्रिस्टल है जो परफेक्टली 3D उसकी अरेंजमेंट होती है और उसमें कोई इम्प्योरिटी इम्परफेक्शन या किसी भी तरह का डिफेक्ट नहीं होता, उसको हम आइडियल क्रिस्टल कहते हैं। कोई भी क्रिस्टल जो होता है वो बेसिकली यूनिट सेल से मिलके बनता है। यूनिट सेल उसका बेसिक जो उसका हम कह लें कि कंस्ट्रक्शन का जो बेसिक पार्ट है वो यूनिट सेल है। ठीक है, जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग एक क्रिस्टल है और जो यूनिट सेल है वो एक रूम है। तो रूम्स की अरेंजमेंट बार बार रिपीट हो तो एक पूरी बिल्डिंग बनती है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं। और यहाँ पे एक टर्म यूज़ होगी, सॉरी, लेटिस पॉइंट। व्हाट इज़ लेटिस पॉइंट? लेटिस पॉइंट वो हम उसको कहते हैं स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ यूनिट सेल, जिसे हम कह सकते हैं कि कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है जो एक यूनिट सेल को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं लेटिस पॉइंट। ठीक है, और ये एक ब्रिक का काम करती है, एक बिल्डिंग की ब्रिक। जैसे एक क्रिस्टल है, ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, और जो एक यूनिट सेल है ये एक रूम है, और जो लेटिस पॉइंट है वो स्मॉल पोर्शन है या स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल आ जाएगा जो एज अ ब्रिक काम करेगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट थे। हम देखते हैं यहाँ पर इनके क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम यूनिट सेल। यूनिट सेल्स आर स्टैक्ड साइड बाय साइड। जैसे मैंने कहा कि यूनिट सेल की रिपीटेशन होगी उसी की, जैसे एक रूम की रिपीटेशन होती है और एक पूरा क्रिस्टल बन जाता है, इस तरह से। An ideal crystal is a periodic array of structural units such as atoms or ions. It can be constructed by infinite repetition of these identical structural units in space. The group of atoms is the basis. Crystals are classified into two types. Basically, इसकी दो types होती हैं. First is polycrystal and second one is single crystal. Polycrystal, in this type, crystal periodicity is not maintained throughout the body. हम इस डायग्राम में नीचे देख सकते हैं कि इस पॉलीक्रिस्टल की जो डायग्राम है इसमें कोई भी अरेंजमेंट थ्रू आउट द बॉडी, उसमें पीरियोडिसिटी नहीं है, एक रेगुलर पूरी जैसे क्रिस्टल के अंदर सेम हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट, तो ये पॉलीक्रिस्टल है। और इस साइड पे हमारे पास सिंगल क्रिस्टल है। सिंगल क्रिस्टल में पीरियोडिसिटी मेंटेन्ड है, यानी कि एक ही अरेंजमेंट है थ्रू आउट द यूनिट सेल या थ्रू आउट द होल क्रिस्टल लेटिस। नेक्स्ट कम्स क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस क्या होता है? An infinite periodic array of points in a space. The arrangement of points define the lattice symmetry. अब यहाँ पे हम ये पूरी डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि all crystals consist of regularly repeating three-dimensional orderly arrangement of constituent particles, atom, ions और molecules. इसका बेसिक मतलब क्या हुआ? क्रिस्टल लेटिस क्या है आम जुबान में अगर बताएं तो it is simply infinite repetition of identical atoms in three dimensional, यानी कि थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर हम देखें तो आइडेंटिकल एटम की इनफाइनाइट रिपीटेशन है, तो इसको हम कहेंगे ये पूरा एक क्रिस्टल लेटिस बन रहा है। द पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल relative to one another in space are designated by points signifying only the position of the centers of the particles but not their actual size. And there is one thing that is very important, वो ये है कि कोई भी क्रिस्टल है उसकी थ्री डिमेंशनल शेप होती है, लेकिन जो लेटिस है ये वन डायमेंशनल भी हो सकता है, टू डायमेंशनल भी हो सकता है और थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है। नेक्स्ट इज स्पेस लेटिस।
A regular three-dimensional arrangement or array of similar points representing atom, ions, or molecules in space arranged in such a way that a straight line passes through any two points will pass at equal intervals through a series of similar points. अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इस डायग्राम के अंदर हम देखते हैं कि सपोज हमारे पास ये एक पॉइंट है, यहाँ से किसी भी दो पॉइंट के पास अगर हम मूव करें तो हमारे पास सेम डिस्टेंस आए और इक्विवेलेंट हमारे पास सॉरी इक्विवेलेंट की जगह मैं आइडेंटिकल का वर्ड इस्तेमाल करूँगी कि आइडेंटिकल एटम्स हमारे पास हों और सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट हों, यानी कि उसकी रेगुलर अरेंजमेंट हो एटम्स की, मतलब उनकी सराउंडिंग किसी भी यहाँ पे किसी की भी यहाँ की किसी की भी एटम या आयन कोई भी इसका जो पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है उसकी सराउंडिंग सेम होनी चाहिए। आप इसकी ले लो या इसकी ले लो या इसकी ले लो, सराउंडिंग सेम से मुराद ये है कि वहाँ पे जो एटम या एलिमेंट प्रेजेंट है वो भी सेम होना चाहिए, डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, सारी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो ये इस बात का मतलब था स्पेस लेटिस का। द नेक्स्ट टॉपिक, द पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज क्रिस्टलाइजेशन. Crystallization is basically solidifying metal from its liquid state to solid state. ये हमारे पास crystallization की एक जनरल definition है. Crystallization is the natural or artificial process of formation of solid crystals precipitating from a solution, melt or more rarely deposit directly from a gas. Crystallization is also a chemical solid liquid separation technique in which mass transfer of a solute from liquid solution to a pure solid crystalline phase occurs. अब यहाँ पे दो टर्म्स आगे इस्तेमाल होने वाली हैं, दैट इज़ न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल. बेसिकली ये स्टार्ट्स में बताते हैं कि कोई भी सोल्यूशन है उसकी तीन स्टेजेस हो सकती हैं जब हम उसका मतलब कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं. वन इज़ अनसैचुरेटेड, सेकेंड इज़ सैचुरेटेड, थर्ड वन इज़ सुपर सैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर हमारे पास सोल्यूट इंतहाई अनस्टेबल होती है और वो क्रिस्टलाइज नहीं हो सकती, वो सोल्यूशन को छोड़ के क्रिस्टल या उसके प्रेसिपिटेशन नहीं हो सकती. सेकंड वन इज सैचुरेटेड सोल्यूशन. सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास होती है जिसमें हमारे पास जो सोल्यूट है वो या क्रिस्टल जितना बन रहे होते हैं उतना डिजॉल्व हो रहे होते हैं. ठीक है, तो ये भी वो स्टेट है जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस स्टेबल होगा या इसको प्रॉपरली हम कहें कि क्रिस्टल्स बन सकते हैं या प्रेसिपिटेशन इसकी हो सकती है सोल्यूट की. थर्ड जो प्रोसेस है वो है सुपर सैचुरेशन. सुपर सैचुरेशन के अंदर हमारे पास सोल्यूट सोल्यूशन के अंदर इतना उसके अंदर पोटेंशियल होता है या इतना वो स्टेबल होता है कि वो क्रिस्टल्स बना के सोल्यूशन को लीव कर सकता है. और हमारे पास ये हम प्यूरिफिकेशन टेक्निक में भी मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, या हमने डिफरेंट सॉल्वेंट्स के अंदर हमने एक अपना सोल्यूट निकालना है या डिफरेंट सोल्यूट के जो हमारे पास मिक्सचर है उसमें से हमने एक निकालना है या एक इम्प्योरिटी के साथ सोल्यूट मिक्सड है तो उसमें से सोल्यूट को कैसे प्रेसिपिटेट आउट करना है, मतलब डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं. तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि क्रिस्टलाइजेशन के लिए सुपर सैचुरेशन का होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं है तो क्रिस्टलाइजेशन एक स्टेबल प्रोसेस नहीं हो सकता. आगे हम इसकी बात करते हैं कि इस मैकेनिज्म के दो स्टेप्स हैं, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन के दो स्टेप्स हैं. फर्स्ट इज़ न्यूक्लिएशन, सेकेंड वन इज़ ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल. जैसे हम एक जनरल बात करें तो न्यूक्लिएशन में ये होता है कि एक न्यूक्लियस या न्यूक्लियर पॉइंट की फॉर्मेशन होती है कि हम जैसे एक आइस की अगर फॉर्मेशन देखें तो आइस में क्या होता है, सबसे पहले एक वॉल्स जो उसकी वॉल्स होती हैं वेसल की या पोर्ट की, उसके साथ थोड़ी थोड़ी सी क्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट होती है और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो सेंट्रल पॉइंट में बाद में सॉलिडिफाई होता है, पहले उसकी वॉल सॉलिडिफाई होती हैं. तो न्यूक्लिएशन इज़ बेसिकली बर्थ ऑफ अ न्यू क्रिस्टल और प्री एग्जिस्टिंग ग्रोथ ऑफ अ पार्टिकल, यानी कि कोई भी जो हमारे पास क्रिस्टल है वो बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनकी हम कहते हैं कि गुच्छे बनने शुरू हो जाएंगे, एग्रीगेट्स बनना शुरू हो जाते हैं. तो एक न्यूक्लियस या एक पार्टिकल की जो स्टार्ट की कंस्ट्रक्शन है वो न्यूक्लिएशन के प्रोसेस के थ्रू होती है. लेकिन इस स्टेज के अंदर हमारे पास वो जो न्यूक्लियस बनता है या वो जो क्रिस्टल बनता है वो अनस्टेबल होता है, वो इतना स्टेबल नहीं होता कि वो सोल्यूशन के अंदर मेंटेन रह सके. ठीक है, तो उस टाइम पे यही होता है कि वो डिकम्पोज भी हो सकता है. ठीक है, तो अगर तो स्मॉल क्रिस्टल होगा तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा
और अगर थोड़ा सा लार्ज साइज़ का क्रिस्टल होगा तो उसकी मतलब उसकी ग्रोथ हो जाती है अगर क्रिस्टल की, तो वो क्या होगा कि वो स्टेबल रहेगा, प्रेसिपिटेशन उसकी हो सकती है या उसकी क्रिस्टल्स बन के बाहर आ सकते हैं। तो ये जो फिनोमेना होता है, जो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है इसके बीच में कि स्मॉल जो हैं क्रिस्टल्स वो डिज़ोल्व हो रहे हैं और जो लार्ज क्रिस्टल्स हैं वो ग्रो करके क्रिस्टल्स, प्रॉपर क्रिस्टल्स बना रहे हैं। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं ऑस्टवर्ल्ड रिपनिंग का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लिएशन की समझ आ गई। सेकंड प्रोसेस वाज ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स। ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल में क्या होता है कि इसमें भी आगे दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि सोल्यूट जो होती है, बल्क फ्लूइड यानी कि सोल्यूशन में से सोल्यूट जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे एक बाउंड्री लेयर जो क्रिस्टल की सरफेस के साथ है ना, जो क्रिस्टल हमारा न्यूक्लिएशन में बेसिक उसका स्ट्रक्चर बन चुका हुआ है, एक बेसिक न्यूक्लियस बन चुका हुआ है जो कि अनस्टेबल है, तो उसके साथ आके जो सोल्यूशन में से सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उसके साथ डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। सेकेंड स्टेप के अंदर वो जो पार्टिकल्स हैं उस बाउंड्री लाइन से बाकायदा डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे क्रिस्टल के ऊपर, और क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर न्यूक्लिएशन में बना था, और ये इस तरह से क्रिस्टल का साइज़ बड़ा होता है, ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल। और ये क्या करता है, ये स्टेबिलिटी देता है क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को और उसको वापस डिसॉल्व नहीं होने देता। अगर न्यूक्लिएशन का रेट लो होगा या और हाई ग्रोथ रेट होगा तो हमारे पास बड़े साइज़ के क्रिस्टल्स बनेंगे, और अगर हमारे पास हाई रेट ऑफ न्यूक्लिएशन होगा लेकिन ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल का रेट कम होगा तो क्रिस्टल के ऊपर सोल्यूट की एक्स्ट्रा डेपोजिशन हो ही नहीं रही, तो स्मॉल साइज़ के क्रिस्टल्स या प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट इज डिपेंड ऑन कंडीशंस, टेम्परेचर, सॉल्वेंट्स, पीएच एंड प्रेशर। इन सारी चीज़ों पे बेस करते हुए हमें पता चलता है कि क्रिस्टल का साइज़ या उसकी स्टेबिलिटी कितनी होगी। Is the step where the solute molecules dispersed in the solvent start to gather into cluster. Precipitation is the formation of a solid in a solution or inside another solid during a chemical reaction by a diffusion in a solid. सिंपल वर्ड्स में हम ये कहते हैं कोई भी सोल्यूशन है उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, जो कि केमिकल मतलब वो सॉलिड की फॉर्मेशन किसी केमिकल रिएक्शन की प्रोडक्ट भी हो सकती है या हमारा सॉलिड की डिफ्यूजन हो सकती है कि उसके क्लस्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे पास एक सस्पेंशन, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, सस्पेंशन की फॉर्म बन जाती है। इसको जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ये पैलेट्स की फॉर्म में हमारे पास आ जाती है या ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाती है इस तरह से। तो जो ऊपर वाला मटेरियल है यहाँ पे, ये जो कि अब सोल्यूशन हमारे पास रह गया उसमें से सॉलिड पार्टिकल्स बैठ गए हैं या उसको हमने निकाल लिया हुआ है, तो ये जो ऊपर वाला सोल्यूशन है इसको हम कहेंगे सुपरनेट या सुपरनेटेंट। और यहाँ पर उन्होंने यही बात की कि जो टू इम्पोर्टेंट स्टेप्स क्रिस्टलाइजेशन या प्रेसिपिटेशन का उन्होंने बताए हुए हैं। फर्स्ट न्यूक्लिएशन और दूसरा ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल। पहले में हमने सिंपल अल्फाज में ये बात की है कि जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट के अंदर डिस्पर्स हैं वो क्लस्टर्स बनना शुरू हो जाएंगे, नैनोमीटर स्केल में होते हैं, मैक्रो स्केल पे नहीं होते, बहुत छोटे स्केल पे होते हैं, और उनकी डिफरेंट कंडीशंस हैं जैसे डिफरेंट टेम्परेचर, सुपर सैचुरेशन, पीएच वैल्यू, इस पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या रेट है उसके मतलब अक्यूमुलेट होने का या क्लस्टर्स बनने का या उसके एग्रीगेट्स बनने का सोल्यूट पार्टिकल्स के। तो इस तरह से ये हमारे पास, इसके लिए हमारे पास एक क्या कहते हैं कि स्पेसिफिक एनर्जी की डिमांड होती है, उसके बगैर न्यूक्लिएशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। अगर वो एनर्जी अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास मतलब चाहे सुपर सैचुरेशन होगी भी तब भी जो है हमारे पास कोई भी न्यूक्लिएशन का प्रोसेस नहीं होगा। सेकंड वन इज़ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि जो न्यूक्लिएशन की जो स्टेज होती है उस पर हमारे पास 3 डायमेंशनल पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम या आयंस को जो भी होता है, और हमारे पास एक प्रॉपर क्रिस्टल बनता है, ठीक है। और उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, सिमेट्री होती है, लॉन्ग रेंज पीरियोडिसिटी होती है, ठीक है। और उसमें जैसे कह सकते हैं कि अगर तो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हमारे पास सॉल्वेंट के अंदर डिस्पर्स्ड हैं तो वो क्लस्टर बनना शुरू हो जाते हैं नैनोमीटर स्केल पर, उसकी पीरियोडिसिटी प्रॉपर आ रही है उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, और वो मतलब अपना जो स्ट्रक्चर है बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये एक बड़ी न्यूक्लिएशन के प्रोसेस की मेन खासियत ये है कि इसमें ये चीज़ होती है। जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ क्रिस्टल ग्रोथ, उसमें क्रिस्टल का जो साइज़ है, क्रिटिकल क्लस्टर साइज़, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया, क्रिटिकल क्लस्टर साइज़ वो साइज़ है जो कि
किसी भी क्रिस्टल के स्टेबल होने के लिए ज़रूरी है। अगर ये साइज़ नहीं होगा तो वो वापस डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिस्टल साइज़ जो होगा वो बेसिकली क्रिस्टल ग्रोथ के प्रोसेस में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर से सोल्यूट पार्टिकल आएंगे और वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे बाउंड्री के साथ साथ जो क्रिस्टल हमारा बना हुआ है। अब उसके साथ पहले डिफ्यूज़ होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर इंटैक्ट हो जाएंगे, उसके साथ जैसे कहते हैं कि उसके साथ परमानेंटली अटैच होकर उसके साइज़ को बड़ा कर देंगे। Super saturation is the driving force of the crystallization, hence the rate of nucleation and growth is driven by existing super saturation of solution। यानी कि जैसे कि स्टार्ट में बताया कि सुपर सेचुरेशन नहीं है तो ये क्रिस्टलाइजेशन होगी ही नहीं। तो इसके लिए पहला स्टेप सुपर सेचुरेशन है, देन न्यूक्लिएशन एंड द लास्ट वन इज क्रिस्टल ग्रोथ। आर्टिफिशियल मेथड्स जिसके ज़रिए हम रिक्रिस्टलाइजेशन करवा सकते हैं वो मतलब एक तो हमने सुपर सेचूरेट करना है, सुपर सेचूरेट करना है सोल्यूशन को। उसके लिए हम सोल्यूशन को कूल करेंगे, उसके अंदर हम कोई सेकंड सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे जो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट को थोड़ा कम कर देगी। केमिकल रिएक्शन को करवाएंगे, पीएच को चेंज किया जा सकता है, डिफरेंट सॉल्वेंट इवेपोरेशन के मेथड्स हैं, लो न्यूक्लिएशन रेट उन्होंने पहले भी ये बात की कि अगर हमारे पास न्यूक्लिएशन का रेट कम है और ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल का रेट ज़्यादा है तो सीधी सी बात है कि हमारे क्रिस्टल का साइज़ बड़ा होगा। और अगर हाई न्यूक्लिएशन रेट है और लो ग्रोथ रेट है तो ऑब्वियस सी बात है, जब लो ग्रोथ रेट है तो क्रिस्टल का साइज़ छोटा ही रह जाएगा। और इसके डिफरेंट कंडीशंस हैं, टेम्परेचर, सॉल्वेंट, पीएच, प्रेशर, उन्हीं उन ये सारी चीज़ें इस पे डिपेंड कर रही होती हैं कि आपके साइज़ क्रिस्टल का क्या होगा। यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास प्रिकर्सर्स हैं, जिसमें अगर तो फास्ट न्यूक्लिएशन होगी या हाई रेट ऑफ न्यूक्लिएशन होगा और फिर लो रेट ऑफ सॉरी फास्ट न्यूक्लिएशन होगी और हाई रेट ऑफ हमारे पास न्यूक्लिएशन का होने के साथ लो रेट ऑफ हमारे पास ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल का रेट कम है तो हमारे पास स्मॉल नैनो पार्टिकल्स आएंगे। और अगर हमारे पास स्लो न्यूक्लिएशन है यानी कि न्यूक्लिएशन का रेट कम है और ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल का रेट ज़्यादा है तो हमारे पास लार्ज साइज के नैनो पार्टिकल्स आएंगे। सिंगल सॉल्वेंट रिक्रिस्टलाइजेशन, इसमें क्या होता है, हमारे पास एक सॉल्वेंट है जिसके अंदर हमने एक क्लियर सॉल्वेंट ऐड किया है। उसको ऐड करने के बाद हमने उसको हीट करना है, उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करना है। हीट करने के बाद उसको हमने थोड़ा कूल करना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम कूल करेंगे तो उसके बाद हमारे पास मतलब उसको थोड़ा कूल करेंगे तो हमारे पास पेल ऑरेंज कलर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि इन एन आइडियल सिचुएशन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ इम्प्योरिटी बी इज़ नॉट एक्सीडेड एट एनी टेम्परेचर। तो उस स्टेट में क्या होगा, हमारे पास जो हम जब क्रिस्टल्स को हम फिल्टर आउट करेंगे तो हमारे पास फिल्ट्रेट को हम डिस्कार्ड कर देंगे और सॉलिड क्रिस्टल्स आ जाएंगे जो कि बहुत ही प्योर होंगे। लेकिन अगर उनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इम्प्योरिटी अगर एक्सीड करी है तो फिर क्या होगा, हमारे पास वो को प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस हो जाएगी, यानी कि हमारे पास जो क्रिस्टल्स आएंगे उसके अंदर इम्प्योरिटी भी आ जाएगी। तो हमने क्या करना है कि बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करना है ताकि हमारे पास हाईली प्योरीफाइड क्रिस्टल्स आ जाएं। तो उन्होंने कहा डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे हम प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस या प्योरिटी ऑफ अ प्रोडक्ट को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक टेक्निक है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आप जब बार बार रिक्रिस्टलाइजेशन करते हो तो उसमें हमारे पास मटेरियल का जो है वो लॉस भी होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन को प्रोसेस को स्टार्ट करने का एक ये भी होता है कि इसके अंदर हम सीड क्रिस्टल डालते हैं, यानी कि आपके पास कोई पहले से क्रिस्टल मौजूद है उसी कंपाउंड का जो हमें तैयार करना है, तो वो हम एक क्रिस्टल उसके अंदर डालेंगे तो उससे क्रिस्टलाइजेशन जो है वो प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा। सेकंड एक और चीज़ ये है कि हम अपने जो कोई भी स्पैचुला या कोई भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है इस तरह का जिसे स्क्रैच किया जा सकता है, साइड ऑफ अ ग्लास जो भी हम जिसके अंदर हमने अपना सोल्यूशन रखा हुआ है उसकी ग्लास की साइड को थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे तो उससे भी मतलब न्यूक्लिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है और इस तरह से क्रिस्टल ग्रो हो सकता है। लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि हमने अगर हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रही तो इसमें हमारी कोई इनएक्सपीरियंस हो सकता है या हमारे पास सॉल्वेंट हमने अच्छा चूज़ नहीं किया, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने इस तरह का कोशिश करनी है कि प्योर से प्योर क्रिस्टल हमारे पास प्रिपेयर हो जाएं। और अगर कोई इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी आती है तो उसको भी रिमूव करने की हॉट फिल्ट्रेशन की टेक्निक है जो कि आगे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। मल्टी सॉल्वेंट रिक्रिस्टलाइजेशन, इस प्रोसेस में क्या होता है,
यहाँ पे जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि सॉल्वेंट हमने ऐड करना है, एक क्लियर सॉल्वेंट कंपाउंड के अंदर ऐड किया, उसको फिर हमने हीट किया और एक सैचुरेटेड कंपाउंड बनाया, ये ऑरेंज से कलर में है। उसके बाद उसको क्या किया कि एक सेकंड सॉल्वेंट हमने इसके अंदर मिक्स किया, और मिक्स सॉल्वेंट सिस्टम हमारे पास ग्रीन से कलर का आ गया, और उसको जब हमने थोड़ा सा कूल किया तो हमारे पास ग्रीन ब्लू से कलर के क्रिस्टल्स हमारे पास आ जाएंगे, जो कि सैचुरेटेड मिक्स सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर होंगे। इस प्रोसेस को वैसे हीट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन किया भी जा सकता है, इसमें कोई वो मतलब इसमें कोई नुकसान नहीं है। द रिवर्स ऑफ दिस मेथड कैन बी यूज्ड वेयर अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट डिजॉल्व्स बोथ ए एंड बी। One of the solvent is then removed by distillation or by the applied vacuum. This results in a change in the proportion of solvent, causing either compound A or impurity B to precipitate. यहाँ पर दिखाया हुआ है कि फर्स्ट एक हमने क्लियर सॉल्वेंट ऐड किया एक कंपाउंड के अंदर, उसके बाद उसको हमने हीट किया, हीट करने के बाद उसके अंदर हमने ब्लू से कलर का एक सेकंड सॉल्वेंट ऐड किया, जिसकी वजह से हमारा जो कंपाउंड है वो ग्रीन कलर का, यानी कि मिक्स सॉल्वेंट सिस्टम ग्रीन से कलर का बन गया। उसको हमने वॉलेटाइल करना है फर्स्ट सॉल्वेंट को इसमें से। जब हम उसको फर्स्ट सॉल्वेंट को वॉलेटाइल कर लेंगे तो हमारे पास एक ब्लू ग्रीन से कलर का सैचुरेटेड सेकंड मिक्स सॉल्वेंट सिस्टम आ जाएगा, और इसको ठंडा करने पे हमारे पास ऑरेंज से कलर के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। हॉट फिल्ट्रेशन डिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इसमें ये होता है कि हमने कोई भी कंपाउंड ए है उसको एक इम्प्योरिटी बी, और कोई भी इनसॉल्युबल मटेरियल हमारे पास कंपाउंड सी है, इससे हमने अपने कंपाउंड ए को कैसे निकालना है सिंगल सॉल्वेंट सिस्टम के साथ, उसको हमने कैसे मतलब डिस्क्राइब किया है। यहाँ पर जैसे कि बताया गया कि हमने एक कंपाउंड के अंदर, ऑरेंज से कंपाउंड के अंदर एक क्लियर सॉल्वेंट ऐड किया, उसको ऐड करने के बाद हमने क्या किया कि सॉल्वेंट को हीट किया, सैचुरेटेड कंपाउंड सॉल्यूशन बनाया, और उसके अंदर हमने कोई भी इनसॉल्युबल कंपाउंड ऐड कर दिया। यहाँ पे इनसॉल्युबल कंपाउंड ऐड किया, उसके बाद क्या किया, सैचुरेटेड जो कंपाउंड था उसको हमने थोड़ा सा कूल होने दिया। कूल करने के बाद उसके जो हमारे पास क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये हमने इसके अंदर पर्पल कलर का, उसके अंदर हमने कोई भी इंसॉल्युबल मटेरियल डाला, उसको कूल किया। कूल करने के बाद हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन आ जाएगा, जो कि टाइम के साथ साथ हमें ऑरेंज से कलर के क्रिस्टल्स देगा, जो कि बहुत प्योर होंगे। अब इस प्रोसेस जो कि हमने पढ़ा होल्ड फिल्ट्रेशन रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, इसमें एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये है कि हमने पूरे जो चैम्बर है, ये जो पूरा हमारे पास फिल्ट्रेशन का अपरेटस है, इसको हमने हीटेड इन्वायरमेंट के अंदर रखना है। इसमें हमने उसको हॉट प्लेट पे रखना है, उसके एक फ़िल्टर फनल जो है उसको हमने एडजस्ट करना है उसके माउथ पे, और हॉट सॉल्वेंट वेपर्स उसमें हमने छोड़ने हैं, ताकि जो प्री क्रिस्टलाइजेशन ना हो जाए। सीडिंग क्या होता है? सीडिंग, जैसा कि हमने पहले बताया कि इसमें कोई भी पहले से बना हुआ एक क्रिस्टल हम अंदर डालेंगे तो उससे भी सीडिंग हो सकती है, यानी कि इनिशिएशन ऑफ अ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। और या फिर यह कि हमने जो भी ग्लास हम जिसके अंदर सोल्यूशन हमने रखा हुआ है उसकी वाल को थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे तो उससे भी हमारी सीडिंग का प्रोसेस शुरू हो सकता है। सिंगल परफेक्ट क्रिस्टल या एक्सरे एनालिसिस के लिए हमें बहुत ही फाइन किस्म का एक ही क्रिस्टल चाहिए होता है, तो उसके लिए हमने टिपिकली अ स्मॉल अमाउंट 5 to 100 mg ऑफ अ प्योर कंपाउंड हम उसको लेते हैं और उसको ग्रो करवाते हैं बहुत स्लोली, ताकि परफेक्ट साइज़ का हमारे पास क्रिस्टल है और उसको हम एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकें। स्लो इवेपोरेशन ऑफ अ सिंगल सॉल्वेंट में हमने क्या करना है कि कंपाउंड को हमने डिज़ोल्व करना है सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर, और उसको हमने स्लोली स्लोली इवेपोरेट करना है, ताकि हमारे पास एक सोल्यूशन में से, सैचुरेटेड सोल्यूशन में से एक मतलब बहुत क्लियर क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो सके। सॉल्वेंट हमने लिया, उसको हमने ऑरेंज कलर के कंपाउंड के अंदर डाला, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसको हमने कंटेनर को सील कर दिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं उसको हमने सील बंद कर दिया, और उसके ताकि इसमें से हमारी इवेपोरेशन ना हो। लेकिन हमने एक छोटा सा होल छोड़ देना है इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे छोटा सा होल छोड़ा और हमने टाइम दिया ताकि वो स्लोली स्लोली जो है वो इवेपोरेट हो, और हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन में से फिर क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे, लेकिन थोड़े स्लो होंगे, लेकिन बहुत अच्छे साइज़ के होंगे। स्लो इवेपोरेशन ऑफ अ मल्टी सॉल्वेंट सिस्टम, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इसमें हमने सॉल्वेंट लेना है, सॉल्वेंट क्लियर सॉल्वेंट को ऐड करना है एक ऑरेंज कलर के कंपाउंड के अंदर,
मतलब इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि कलर्स के बारे में। कंपाउंड डिफरेंट भी हो सकते हैं, उनके कलर्स भी चेंज हो सकते हैं। तो हमने क्लियर कंपाउंड को ऑरेंज कलर के कंपाउंड के अंदर डाला, उसके बाद सेकंड सॉल्वेंट ऐड किया दैट इज़ इन ब्लू कलर, उसको हमने डाला, और ताकि हमारे पास एक मिक्स्ड सॉल्वेंट सिस्टम जनरेट हो गया। उसको फिर हमने उसके अंदर कंटेनर को कम्प्लीटली सील किया और उसके अंदर सिर्फ एक होल छोड़ा, जिसमें से बहुत स्लोली इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट होगी, और हमारे पास टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता ऑरेंज से कलर के क्रिस्टल्स बनेंगे और सैचुरेटेड मिक्स्ड सॉल्वेंट सोल्यूशन बनेगा दैट इज़ इन ब्लू ग्रीन कलर। स्लो डिफ्यूजन कैसे होगी, यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है, क्लियर सॉल्वेंट को हमने येलो कलर सॉरी ऑरेंज से कलर के एक कंपाउंड के अंदर ऐड किया। इसको हमने फर्स्ट वेसल को प्लेस किया एक सेकंड वेसल के अंदर, और उस सेकंड वेसल के अंदर ऑलरेडी ब्लू कलर में हमारे पास जो कंपाउंड है सॉरी सॉल्वेंट है वो प्रेजेंट है, और जो सेकंड हमारे पास कंटेनर है वो कम्प्लीटली सील है, इसमें कोई होल नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट वाला कंटेनर है इसके अंदर हमारे पास होल है, ठीक है। तो ये होल क्या करेगा, वोलेटाइल सॉल्वेंट वेपर्स यानी कि जो ब्लू कलर के वेपर्स बन रहे हैं वो इस होल से डिफ्यूज़ होते हुए हमारे फर्स्ट वाले सॉल्वेंट के अंदर जाते जाएंगे, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, इन्फ्यूज़ होते जाएंगे, और हमारे पास मिक्स सॉल्वेंट सिस्टम आ जाएगा दैट इज़ इन ग्रीन कलर। यहाँ पे हमसे देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का सॉल्वेंट सिस्टम आ गया, जो हमें ऑरेंज कलर के विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रिस्टल्स देगा, और ये हमारे पास ब्लू ग्रीन से कलर का सैचुरेटेड मिक्स सॉल्वेंट सिस्टम बन जाएगा। Interface slow mixing often performed in an NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, यहाँ पे इसका जो मेथड है वो बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है कि हमने एक कंपाउंड लेना है, उसके ऊपर क्लियर सॉल्वेंट डाला, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है इसके ऊपर एक जो डेंस सॉरी ये जो हमारे पास नीचे का जो कंपाउंड है ये डेंस है, इसके ऊपर हमने दूसरा सेकंड सॉल्वेंट जो कि ब्लू कलर का है इसको हमने इसके ऊपर डाला। अब ये दोनों जो हैं वो इमिजिबल हैं, यानी कि एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते, लेकिन बहुत टाइम गुजरने के बाद ये एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ होना चाहिए, और यहाँ पे एक इंटरफेस बन जाएगा जहाँ हमारे क्रिस्टल्स ग्रो करना शुरू कर देंगे, और ये इंटरफेस जो होगा वो ग्रीन से कलर का होगा यहाँ पे। और यहाँ इस प्रोसेस का एक बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि इसमें जो डेंसर सॉल्वेंट है उसको हम नीचे वाली साइड पे रखते हैं जो कि येलो कलर में है, और जो हॉट सॉल्वेंट है उसको अपर साइड पे रखते हैं, इससे ज़्यादा स्लो मिक्सिंग होगी और उतने ही अच्छे क्रिस्टल्स बनेंगे। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स भी होते हैं जैसे कि एच शेप्ड इक्विपमेंट हमने देखा, इसकी वन साइड पे हमने एक सॉल्वेंट डालना है और उसकी दूसरी साइड पे दूसरा सॉल्वेंट डालना है। यहाँ पे हमारे पास एक फाइन ग्लास सेंटर का ये सेंटर में हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन सी या एक बैरियर सा या एक मेम्ब्रेन सी होती है जिसमें से बहुत स्लो मिक्सिंग होती है दोनों सॉल्वेंट्स की आपस में, और फिर यहाँ पे इस जंक्शन पे हमारे पास क्रिस्टल्स बनते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे क्रिस्टल्स परफेक्ट बने और वो स्टेबल भी रहें, तो उसमें हमने ये क्या करना है कि इस पूरे जो ये इक्विपमेंट है इसको हमने रखना है एक सील्ड वेसल के अंदर, जिसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी हो। कोई भी जो लिक्विड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो उस कंटेनर के अंदर हो, और उसके अंदर हमने ये एच शेप्ड अपना जो इक्विपमेंट है या अपना अपरेटस है इसको रखना है, ताकि हमारे जो क्रिस्टल्स हैं वो ड्राई आउट ना हो। अगर तो हमारा जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो हमारे क्रिस्टल्स में से रिलीज़ हो जाएगा ड्राइनेस की वजह से, तो हमारे जो क्रिस्टल्स हैं वो टूट जाएंगे और वो वापस पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट पॉइंट्स क्या होता है ये हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है। लेटेस्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस जो होती है एक यूनिट सेल की, उसको हमने डिस्क्राइब करना होता है उसकी हाइट, लेंथ और डिफरेंट एजेस और एंगल्स के थ्रू, उसको उन सब को हम कहते हैं कि ये लेटेस्ट पैरामीटर्स हैं। जैसा कि द साइज एंड शेप ऑफ द यूनिट सेल कैन इन टर्न बी डिस्क्राइब बाय द 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी drawn from one corner of the cell taken as origin. The vectors define the cell and are called crystallographic axis of cell, जिसमें से हम कहते हैं कि 3 लेंस होती हैं ए बी सी और 3 एंगल्स होते हैं अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये है कि हमारे पास 14 जो हैं हमारे पास ब्रेवस लैटिस होती हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगी कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स देयर आर बेसिकली टू बेसिक टाइप्स होती हैं यूनिट सेल की। फर्स्ट होती है सिंपल, दूसरी होती है सेंटर्ड। सेंटर्ड की फर्दर आगे तीन टाइप्स होती हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये हमारे पास टोटल चार टाइप्स बन जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। इसमें आगे एक दो टर्म्स इस्तेमाल होंगी, दैट इज़ प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स वो होते हैं जिसमें एटम्स जो होंगे वो सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे। लाइक सिंपल यूनिट सेल में हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि उसके 8 कॉर्नर्स होते हैं और उन 8 कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम लगा होता है, यानी कि उसकी किसी फेस या किसी एज या किसी एंड के ऊपर मज़ीद कोई एटम नहीं होता, जस्ट ऑन कॉर्नर्स। तो इस टाइप के जो यूनिट सेल होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं। जो दूसरी टाइप है दैट इज़ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, उसको हम उसमें ये होता है कि एटम्स कॉर्नर के साथ फेसिस और डिफरेंट एजेस के ऊपर या बॉडी ऑफ द यूनिट सेल पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल हमारे पास इस टाइप के अंदर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट हम एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। द नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स पर यूनिट सेल, हमने एक लेटेस्ट पॉइंट पे कितने लेटेस्ट पॉइंट कितने हमारे एक यूनिट सेल में हैं या एक सेल की एक साइड पे है, उसको हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है। n इज इक्वल टू एन आई प्लस एन एफ बाई 2 प्लस एन सी ओवर 8, वेयर एन आई इज़ द नंबर ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स, एन एफ इज़ द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन फेसिस, एन सी इज़ द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन कॉर्नर्स। तो इस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हमने देखा ये अगेन वो स्टार्टिंग बेसिक कंसेप्ट फिर से हैं कि यूनिट सेल क्या होता है, जो कि हमने पढ़ लिया हुआ है। और यहाँ पे हमने उसके शेप ऑफ यूनिट सेल या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल की हमने बात की कि यहाँ पे 3 लेंथ्स होती हैं, ए बी सी, अल्फ़ा बीटा गैमा, 3 एंगल्स होते हैं और इनको हम क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर्स कहते हैं, जिससे हम एक यूनिट सेल को डिफ़ाइन करते हैं या उसकी टाइप को डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एक्स एक्सिस पे जो ये लेंथ होती है उसको लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल टू वाई को बी से, और पैरेलल टू जी एक्सिस हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगल बिटवीन ए एंड बी लेंथ इज़ गैमा, बिटवीन ए एंड सी इज़ बीटा एंड बिटवीन बी एंड सी इज़ अल्फ़ा, जो कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि टाइप ऑफ अ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑन द यूनिट सेल, यानी कि एक यूनिट सेल के ऊपर एटम की अरेंजमेंट के लिहाज से हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास बेसिक चार हमारे पास क्लासिफिकेशंस आ गई यूनिट सेल की, जिसमें से पहला सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल था, जिसको हम पी से जाहिर करते हैं, जिसके सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर, यानी कि इस डायग्राम के अंदर देखते हैं कि हम सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर हमारे एटम्स मौजूद हैं यूनिट सेल के, तो ये सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड वन इज़ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड में ये होता है कि कॉर्नर्स के अलावा उसकी बॉडी में भी जो एटम है वो प्रेजेंट होता है और इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देन कम्स फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के हर फेस के ऊपर हमारे जो यानी कि 4 फेसेस हैं, सॉरी 6 फेसेस हैं, तो 6 एटम्स जो होंगे वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होंगे, यानी कि कॉर्नर्स पे तो मौजूद ही हैं, उसके अलावा फेसेस पे भी प्रेजेंट होंगे और इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। देन कम्स एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ पे यूनिट सेल के बोथ एंड्स के ऊपर 2 एटम लगे होते हैं कॉर्नर्स के अलावा भी, और इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन की बात की गई है। कॉर्नर्स पे सब के 8 कॉर्नर्स हैं और उसको 1/8 पार्ट वो शेयर कर रहे हैं, यानी कि टोटल एक जो एटम है वो प्रेजेंट होगा वहाँ पे एक कॉर्नर पे। और फेसिस और ये सेंटर्स की सारी बात की और ये हमारे पास टोटल आ गया। नेक्स्ट इज एसिमेट्रिक यूनिट। द इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ द यूनिट सेल इज कॉल्ड एसिमेट्रिक यूनिट। द ओनली पार्ट ऑफ द यूनिट सेल विच रिक्वायर स्पेसिफिकेशन ऑफ एटॉमिक पैरामीटर, उसको हम कहते हैं कि ये एसिमेट्रिक यूनिट है।
सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कि किसी भी क्रिस्टल सिस्टम को कि हम ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है कि उसके डिफरेंट एक्सिस, लेंथ्स और एंगल्स को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास 4 मैक्रोस्कोपिक जो सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन है, रोटेशन है, इन्वर्जन है और रोटेशन इन्वर्जन है। रिफ्लेक्शन में जैसे हम अपना इमेज देखते हैं मिरर के अंदर, वो रिफ्लेक्शन है। रोटेशन में हम रोटेट करते हैं डिफरेंट एंगल पे, दैट कुड बी 60, 90, 180, 120 और इवन 360। इन्वर्जन में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को उल्टा कर देना, यानी कि बिल्कुल एक चीज़ सीधी है तो उसका बिल्कुल उल्टा कर देना, एक एरो अपवर्ड है उसको बिल्कुल डाउनवर्ड कर देना, दिस इज इन्वर्जन। एंड इन रोटेशन, इन्वर्जन में ये होता है कि रोटेशन भी देनी है, एक ख़ास एंगल पे जो भी दिया गया हो उस एंगल पे रोटेशन भी देनी है और उसको इन्वर्ट भी कर देना है, उसको उल्टा भी कर देना है। द मिनिमम नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट पॉजेस बाई ईच क्रिस्टल सिस्टम, उसको हमने यहाँ पे बताया 7 टाइप्स ऑफ सिस्टम यहाँ पे हैं, और उसकी जो सिमेट्री एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट होते हैं हर एक सिस्टम के अंदर। क्यूबिक के अंदर 4 3 फोल्ड रोटेशन एक्सिस है, टेट्रागोनल में 1 4 फोल्ड रोटेशन है, 1 रोटेशन इन्वर्जन एक्सिस है, ऑर्थरोम्बिक में 3 प्रिपेंडिकुलर 2 फोल्ड रोटेशन और रोटेशन इन्वर्जन एक्सिस है, रोमोहेड्रल में 1 3 फोल्ड रोटेशन है, हेक्सागोनल में 1 6 फोल्ड रोटेशन है, मोनोक्लिनिक में 1 2 फोल्ड रोटेशन है और ट्राइक्लिनिक में कोई रोटेशन नहीं है या कोई भी इसके अंदर सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। सिंपल सिमेट्री ऑपरेशंस में मैक्रोस्कोपिक ऑपरेशन भी हैं और माइक्रोस्कोपिक ऑपरेशंस भी हैं। मैक्रोस्कोपिक ऑपरेशन के अंदर पॉइंट सिमेट्री आ जाती है, दैट इज रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन, दैट आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर। एंड द माइक्रोस्कोपिक ऑपरेशंस के अंदर ट्रांसलेशनल सिमेट्री है। ट्रांसलेशनल सिमेट्री के अंदर रोटो इन्वर्जन रोटेशन आ सकती है, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन ग्लाइड आ सकती है। जैसे इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। ट्रांसलेशनल सिमेट्री के अंदर क्या होता है, सबसे पहले स्क्रू एक्सिस यानी कि रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होगी। रोटेशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए, रोटेशन किसी भी एंगल पे हमने जो है उसको ऐसे रोटेट करा दिया, ठीक है। इन्वर्जन में ये चीज़ सीधी थी, ठीक है, तो यहाँ पे उल्टी है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के अंदर इसी का ये इमेज आ रहा है और ट्रांसलेशन में हमने सिर्फ उसको मूव करना है, यानी कि उसके बिल्कुल पैरेलली उसको थोड़ा सा मूव करा देना, ये हमारे पास ट्रांसलेशन होती है। तो यहाँ पे हम स्क्रू एक्सिस की बात कर रहे थे। स्क्रू एक्सिस होता है जिसमें रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होती है और ग्लाइड प्लेन के अंदर हमारे पास रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसलेशन होती है। तो ये दो चीज़ें हैं। स्क्रू एक्सिस के अंदर हमने यहाँ पे देखा कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, स्क्रू एक्सिस के अंदर 2 1 है, यानी कि ये हमारे पास एक फार्मूला है एम एन, ठीक है। यहाँ पे एम एन और एन इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 2 है। अब m क्या है, फोल्ड ऑफ रोटेशन, यानी कि 2 फोल्ड रोटेशन हम करा रहे हैं, और n है द लोअर स्क्रू ऑपरेशन नोटेशन, यानी कि ये ट्रांसलेशन फैक्टर के बारे में बताता है, ठीक है। यानी कि एक वन फ्रैक्शन इसकी जो हमने की है वो ट्रांसलेशन की है और 2 फोल्ड हमने इसकी रोटेशन करवाई है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है, यानी कि ये देखें इस एग्जाम्पल के अंदर हमने इसकी 2 फोल्ड रोटेशन कराई है। ये हमारे पास कोई भी पॉइंट है उसको हमने ये 1 फोल्ड रोटेशन फिर उसको 2 फोल्ड रोटेशन करा दिया, ठीक है। तो और उसको हमने ये यहाँ ये ट्रांसलेशन है, ठीक है, ये ट्रांसलेशन है और ये 2 फोल्ड रोटेशन है। तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू 1। ये स्क्रू सिमेट्री ऑपरेशन है जिसमें हमने 2 स्टेप की बात की है। फर्स्ट में क्या होगा, रोटेशन होगी एंड सेकंड ट्रांसलेशन होगी, ठीक है। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, 2 1 भी हो सक 2 3 एन 4 एन इंटू 6 एन, मतलब डिफरेंट इसकी हैं जो कि हम इसकी रोटेशंस करवा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो होगा वो रोटेशन देन ट्रांसलेशन।
देन सेकेंड टाइप है इस ग्लाइड सिमिट्री। ग्लाइड सिमिट्री के अंदर हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, पहले पे रिफ्लेक्शन है, देन ट्रांसलेशन है। रिफ्लेक्शन इन अ लाइन एंड ट्रांसलेशन अलोंग द सेम लाइन, तो ये ग्लाइड हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि third type is roto invariant symmetry. An axis of crystal such that rotating about the axis and then inverting the crystal bring the crystal back to its original position. यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले रोटेशन करवानी है, रोटेशन के बाद उसकी इन्वर्जन करानी है। जैसे सपोज ये हमारे पास रैबिट, ये एक पहले नॉर्मल लेवल पे हैं, अब इनको थोड़ा सा पहले इसने रोटेट करवाया, थोड़ा सा रोटेट करवाया तो इसकी जो शेप है वो हम देख सकते हैं कि थोड़ी सी मतलब स्ट्रेट से थोड़ी सी बेंट हो गई है, और फिर इसको इन्वर्ट करवा दिया। जैसे ये अगर इन्वर्टेड कॉम है तो ये हमारे पास अपवर्ड है, सॉरी अपवर्ड एरो है, और ये डाउनवर्ड एरो है, तो ये हमने इसकी इन्वर्जन कराई, पहले थोड़ा सा रोटेशन करवाई देन इन्वर्जन कराई, तो ये रोटो इन्वर्जन सिमेट्री हो जाएगी। ये आगे सारी एग्जांपल्स हैं। ये स्क्रू रोटेशन है, और ये हमारे पास ग्लाइड रोटेशन है। स्क्रू रोटेशन के अंदर हमने क्या किया था कि उसको जो है थोड़ा सा रोटेट किया था और फिर ट्रांसलेट किया था, और जो ग्लाइड था इसके अंदर हमने क्या किया था कि उसको पहले रिफ्लेक्ट किया, मतलब थोड़ा सा रिफ्लेक्शन उसकी की थी, उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन की थी। A general overview of crystal group symmetry acting at a point, इसके 32 ग्रुप्स होते हैं। पॉइंट ग्रुप सिमिट्री ऑफ लेटेस्ट 7 होती है, यानी 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है। उसके बाद हमने देखा 32 ग्रुप्स जो होंगे ये सिमिट्री हैविंग ट्रांसलेशन, उसमें ग्लाइड या स्क्रू उसमें सिमिट्री आ जाती है। उसके 230 ग्रुप स्पेस ग्रुप से बनाता है। स्पेस ग्रुप सिमिट्री ऑफ लेटेस्ट 14 बेसिकली होते हैं। अब ये 14 कैसे होते हैं, एक आपको पीछे डायग्राम दिखानी है। ये रही, यहाँ पे देखें, ये टोटल 14 ब्रेविस लेटिस क्रिस्टल के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ऐसे हैं कि क्यूबिक, क्यूबिक में क्या होता है कि 3 एक्सिस आर एट राइट एंगल एंड 3 लेंथ्स आर इक्वल। यहाँ पे जो ब्रेविस के लेटिस हैं उसमें सिंपल भी पाया जाता है, बॉडी सेंटर्ड भी टाइप इसमें प्रेजेंट है, और फेस सेंटर्ड भी है। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में 3 एक्सिस आर एट राइट एंगल यानी एट 90 डिग्री, 2 इक्वल लेंथ्स होती हैं ए इक्वल टू बी, और जो थर्ड लेंथ है वो डिफरेंट होती है। और थ्रोम्बिक में 3 अनइक्वल एक्सिस होते हैं, यानी कि ए बी सी तीनों लेंथ्स डिफरेंट है लेकिन उनके तीनों एंगल्स जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। और इसमें सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड चारों टाइप्स इसमें क्रिस्टल की प्रेजेंट होती हैं। रोमोहेड्रल जो होते हैं वो 3 इक्वल एक्सिस होंगे, ए बी सी तीनों लेंथ सेम हैं और इक्वली इंक्लाइंड यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे तीनों एंगल जो होते हैं वो नहीं होते, तीनों एंगल डिफरेंट होंगे लेकिन तीनों लेंथ सेम होंगी। और इसमें सिंपल जो यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है। हेक्सागोनल के अंदर भी सिंपल ब्रेविस लेटेस्ट स्ट्रक्चर होता है। इसकी 2 लेंथ्स यानी ए और बी जो होती हैं वो सेम होती हैं, सी जो होती है वो सेम नहीं होती। इसी तरह ए और बी जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, और जो गैमा है थर्ड एंगल वो 120 डिग्री का होता है। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, 3 अनइक्वल एक्सिस होंगे, ए बी सी तीनों जो लेंथ्स हैं वो डिफरेंट है। अल्फ़ा और गैमा 90 डिग्री का होगा और बीटा जो होगा वो 90 का नहीं है। और इसमें सिंपल और बेस सेंटर्ड दोनों जो हमारे पास ब्रेविस लेटेस्ट स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है। ट्राइक्लिनिक जो होता है ये भी सिंपल होता है, इसमें जो तीनों लेंथ्स और तीनों एंगल्स ये सब डिफरेंट होते हैं। ये उन्हीं 14 जो ब्रेविस लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं ये उनकी डायग्राम्स हैं, और ये बेसिक उन्होंने दिखाई हुई हैं कि ये सिंपल है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, सिंपल टेट्रागोनल है और बॉडी सेंटर टेट्रागोनल है। तो ये सारी उन्हीं की एग्जांपल हैं, ये वही एक्सप्लेनेशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये इंडिविजुअल और इसमें थोड़ा एग्जांपल्स को ऐड किया गया कि क्यूबिक में फ्लोराइड, पायराइड, कॉपर, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। टेट्रागोनल की एग्जांपल में हमारे पास जिरकॉन,
टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड आ जाते हैं, ठीक है। और थ्रोम्बिक में हमारे पास टोपास, KNO3, बेरियम सल्फेट आ जाता है। मोनोक्लाइनिक के अंदर हमारे पास कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम आ जाएगा। ट्राइक्लाइनिक के अंदर एमाजोनाइट आ जाता है। ट्राइगोनल की एग्जांपल में हमारे पास बिस्मथ, कैल्साइट, टर्मालाइन, तीनों एग्जांपल्स आ जाती हैं। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कोरंडम, जिंक और मैग्नीशियम की एग्जांपल्स आ जाती हैं। और ये हमने वही टेबल जो पहले काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन हो चुका है वही आ गया कि इसमें किस तरह से लेंस सेम या डिफरेंट होती हैं और किस तरह से एंगल्स जो हैं इनके डिफरेंट होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। एनीथिंग कंफ्यूजिंग may asked. अल्लाह हाफिज़।